ये जो है अच्छा बिजली पानी देना सके तो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है। बिजली पानी देना सके तो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हुआ है? हम पढ़ दें ये पढ़े मत, जोर से पढ़िएगा। पीछे हट जाओ, पीछे हटो यार, किनारे हट जाओ। आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ। भारी भाई कहाँ है? भारी भाई साथियों, आज किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार के खिलाफ ये ज्ञापन दिया जा रहा है। मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। दूरी बना लीजिए ना। प्रतिष्ठा में महामहिम राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश राजभवन लखनऊ द्वारा तहसील मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर। विषय है साथियों, प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते कोरोना संकट बढ़ा। किसान, नौजवान, बुनकर और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों की उपेक्षा, आरक्षण परिवार, कानून व्यवस्था ध्वस्त, समाजवादी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और घोटालों पर नियंत्रण नहीं, महिलाएं, बच्चियां असुरक्षित, जनहित से उदासीन सरकार पर कार्रवाई हो। महोदय, उत्तर प्रदेश में इन दिनों अराजकता की स्थिति है। कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कई हजार मौतें हो चुकी हैं। अस्पताल में इलाज की सुचारू व्यवस्था नहीं है। 2 मंत्री भी अपनी जान गंवा बैठे, जबकि अन्य कई संक्रमित पाए गए हैं। वेंटिलेटर और पीपीई किट का अभाव है। जहां वेंटिलेटर है वहां स्टाफ नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। प्रदेश में वही अस्पताल हैं जो समाजवादी सरकार के समय में बने थे। कैंसर अस्पताल भी तभी बना, परंतु आज तक उसका सुचारू रूप से संचालन नहीं है। किसान बदहाली का शिकार है। सरकार अभी तक गन्ना किसानों का बकाया अदा नहीं कर सकी है। ब्याज की बात तो दिगर है, खाद, बीज, कीटनाशक का संकट है। किसान को फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। उसकी आय दोगुनी करने का झूठा वादा किया है। बिजली का बिल और डीजल के दाम बढ़ाकर खेती को चौपट किया जा रहा है। हजारों किसान तंगहाली में आत्महत्या कर चुके हैं। बेमौसम बरसात और बाढ़ से तबाह किसान को मुआवजा तक नहीं बट पाया है। भाजपा सरकार किसान को कारपोरेट घरानों का बंधक बनाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है। लॉकडाउन पीरियड में तमाम संस्थानों ने कर्मचारियों की छटनी कर दी है। नोटबंदी, जीएसटी ने व्यापार चौपट कर दिया है। सरकार ने अब सरकारी नौकरी की भर्ती आउटसोर्स से कराने का वादा किया है, जिससे 5 साल संविदा में नौकरी करनी होगी। इसमें दक्षता परीक्षा में 60% अंक मिलने पर ने अब सरकारी नौकरी की भर्ती आउटसोर्स से कराने का इरादा किया है, जिसमें 5 साल संविदा में नौकरी करनी होगी। इसमें दक्षता परीक्षा में 60% अंक मिलने पर आगे नौकरी चलेगी अथवा छटनी हो जाएगी। यह युवा प्रतिभा को बंधुआ मजदूर बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें न तो पहचान मिलेगा और न सेवा नियमावली 1999 के अनुमूल्य लाभ भी मिलेंगे। कृपया युवाओं के शोषण की इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से निरस्त कराने की कृपा करें। भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने के
और राज्य में पूंजी निवेश के झूठे दावे कर रही है। हकीकत यह है कि प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण, संचार, होटल आदि व्यवसाय बढ़ते घाटे के कारण बंद हो रहे हैं। सरकार यह नहीं बता पा रही है कि प्रदेश में कहां कितना पूंजी निवेश हुआ है, किस बैंक ने किसे कितना कर्ज दिया है। प्रदेश में विकास अवरुद्ध है। 5 महीने में 3 गुना मनरेगा मजदूर घट गए हैं। राजधानी में भी उनकी 331 करोड़ रुपए की मजदूरी बकाया है। शिक्षा के क्षेत्र में तो पूरी अव्यवस्था है। गरीब छात्रों को पात्रता के बावजूद बड़े स्कूल में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। अभिभावकों से स्कूल बंदी के दिनों की भी फीस वसूल रहे हैं। बड़े स्कूल प्रबंधकों की मनमानी पर कोई रोक नहीं है। सरकार नौकरी में तो आरक्षण पर कटौती हो रही है। अब दलित छात्रों के निःशुल्क प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। ऑनलाइन पढ़ाई से गरीब छात्र स्मार्टफोन, लैपटॉप न होने से वंचित रहेंगे। शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। बाजार में महंगाई से जनता की कमर टूट गई है। काले धंधे के कारोबारियों, मिलावटखोरों पर लगाम नहीं। समाजवादी सरकार के समय बुनकरों के कल्याण और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए बिजली फ्लैट रेट पर देने का निर्णय लिया गया था। भाजपा सरकार ने जनवरी 2020 से यह सुविधा खत्म कर दी है। अब 31 जुलाई तक फ्लैट रेट पर बिजली देने का फैसला सिर्फ भटकावे के लिए है, क्योंकि 1 अगस्त 2020 से नई व्यवस्था लागू होगी। बुनकरों को पुराने बकाया के नाम पर भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अब तक एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन न करने वाली भाजपा सरकार जनता को परेशान करने में चूक नहीं करती है। पावर कारपोरेशन के स्लैब परिवर्तन का विरोध हुआ तो अब नए सिरे से बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है। 4 किलोवाट का बिजली का फिक्स चार्ज 330 रुपये प्रति माह है। इसे बढ़ाकर 360 रुपया करने का इरादा है। स्मार्ट मीटर के नाम पर भी खूब लूट हुई। समाजवादी पार्टी की मांग है कि वर्तमान संकट के दौर में उपभोक्ताओं के 5 माह के बिजली बिल माफ किए जाएं और किसानों के ट्यूबवेलों से सभी प्रकार के मीटर हटाकर पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। भाजपा राज्य में पुलिस मित्र तो नहीं बन सकी, उत्पीड़न की एजेंसी जरूर बन गई है। अपराधियों को खौफ नहीं रह गया है। हालत इतनी बुरी है कि पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी आपराधिक साजिशों में शरीक पाए जा रहे हैं। प्रदेश में जालमाल की सुरक्षा नहीं रह गई है। महिलाएं और बच्चियां दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। हत्या, लूट, अपहरण का बाजार गर्म है। जनता किसे न्याय की आशा करे। फर्जी एनकाउंटर और हिरासत में मौतों की वजह से देश भर में प्रदेश की बदनामी हो रही है। मुख्यमंत्री जी की ठोको नीति से निर्दोष मारे जा रहे हैं। अपराधियों और ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से सचिवालय तक में ठगी के अड्डे बन गए हैं और लूटों की नई संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। अवैध कार्यों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता भी पाई जाती है। राज्य सरकार अपने अपराध के खिलाफ कथित जीरो टॉलरेंस नीति तो लागू नहीं कर सकी। खिसियाकर वह विशेष सुरक्षा बल 2020 ले आई है, जिसमें बिना वारंट सर्च और गिरफ्तारी की व्यवस्था है। यह तानाशाहीपूर्ण और पूर्णतः असंवैधानिक कदम है। इससे जनता और खासकर विपक्ष को डराने कुचलने की मंशा जाहिर होती है। कैसी विडंबना है कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने पर समाजवादी सिपाहियों पर बर्बरता से लाठीचार्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाती है। मानवीय संवेदना के तहत अन्याय के शिकार लोगों को सांत्वना देने, मृतकों के परिवारों की मदद करने के लिए जाने पर भी समाजवादी नेताओं के साथ बदसलूकी कर उन्हें गंतव्य तक जाने से रोका किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई अन्य नेताओं पर भी पुलिस ने फर्जी मुकदमे लगा दिए हैं। समाजवादी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। सच तो यह है कि भाजपा सरकार ने अब तक के कार्यकाल में जनहित की कोई योजना लागू नहीं की है। समाजवादी सरकार की योजनाओं पर या तो अपने नाम का ठप्पा लगाया है या फिर द्वेष बस उनको बर्बाद किया जा रहा है। यूपी डायल 100, एम्बुलेंस सेवा 108, 102, हेल्पलाइन 1090 एवं 181 से जनता को मिलने वाले लाभों से वंचित करने की साजिशें हो रही हैं। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकारें वादा और छलाओं से जनता को बहकाने, नफरत फैलाने और समाज को बांटने का ही काम कर रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रदेश में भाजपा की बदले की भावना से की जा रही कार्यवाहियों पर तत्काल रोक लगाई जाए और अपने असंवैधानिक दायित्व के अनुपालन में आप केंद्र सरकार को
प्रदेश में बढ़ती अराजकता, अव्यवस्था और जनरोष के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करने का कष्ट करें। हमारी मांगे हैं महोदय। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़ से नष्ट फसलों के लिए किसानों की क्षतिपूर्ति का तत्काल प्रबंध हो। गन्ना किसानों का बकाया और नियमानुसार देय ब्याज का भुगतान शीघ्र किया जाए। तीसरी मांग है बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि रोकी जाए। बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाए। उनसे बकाया वसूली कोरोना संकट काल में रोकी जाए। चौथी मांग है फर्जी एनकाउंटर बंद हो, हिरासत में मौतों की न्यायिक जांच हो। पांचवी मांग है छात्र की 5 महीने लॉकडाउन अवधि की फीस माफ की जाए। बड़े स्कूलों में पात्र गरीब छात्रों को प्रवेश दिलाया जाए। हमारी छठवीं मांग है बीएड व अन्य पाठ्यक्रमों में दलित छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की पुरानी व्यवस्था लागू हो। हमारी 7वीं मांग है अपराधों की रोकथाम हो, खासकर महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं पर पुलिस प्रशासन को प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जाएं। अपराधियों की जमानत न हो, इसके लिए अभियोजन पक्ष को तस्दीक दी जाए। 8वीं मांग है सरकार सेवाओं में वर्ग ख और ग के कर्मचारियों की संविदा पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगे। हमारी 9वीं मांग है समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का फर्जी केस लगाकर उत्पीड़न तत्काल बंद हो। जेल में बंद पूर्व मंत्री एवं सांसद मोहम्मद आजम खां और उनके परिवार को बदले की भावना से किया जा रहा उत्पीड़न बंद हो। हमारी 10वीं मांग है जब तक राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए आजीविका की व्यवस्था न कर सके, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। 10वीं मांग है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दर्ज राजनैतिक मुकदमे वापस लिए जाएं। हमारी 12वीं मांग है ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों की अकारण जांच के नाम पर उत्पीड़न बंद किया जाए। हमारी 13वीं मांग है 6 लेन 4 लेन व रेलवे के अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किसानों को तत्काल भुगतान कराया जाए। हमारी 14वीं मांग है जिलाधिकारी गाजीपुर के न्यायालय में आर्बिट्रेशन के अंतर्गत दर्ज मुकदमों का तत्काल निस्तारण कराकर किसानों का भुगतान कराया जाए। हमारी 15वीं मांग है जले हुए विद्युत ट्रांसफार्मर की जगह 72 घंटे के अंदर नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए। हमारी 16वीं मांग है अनियमित विद्युत कटौती पर रोक लगाई जाए। हमारी 17वीं मांग है किसानों के समक्ष उत्पन्न उर्वरक कीटनाशक की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। हमारी 18वीं मांग है आवारा पशुओं से किसानों की होने वाली क्षति का सरकार क्षतिपूर्ति प्रदान करे। हमारी 19वीं मांग है अब्दुल हमीद सेतु को तत्काल चालू कराया जाए। हमारी 20वीं मांग है जनपद की बदहाल सड़कों की तत्काल मरम्मत कराई जाए। हमारी 21वीं मांग है NH 31 पर स्थित जर्जर कठवा मूल का नया निर्माण कराया जाए। हमारी 22वीं मांग है कोविड-19 किट खरीद में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आजा देखिए आप अच्छा साइड आप पकड़िए और साइड सर नेत्र करें सामने इधर सामने से आइए सामने से यानी सर आप उधर हो जाइए तब ना किनारे खड़ा हो जाओ बेटा। आपको मांगे हैं माध्यम लीजिए माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद। सब चीज के बावजूद भी दिमाग में रख लीजिए आप लोग, जज्बात के साथ साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा जो आदेश होगा, जो उसका कथन होगा, वही हम मानेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये कहा है आप पत्रक ले लीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं को इकट्ठा कर लीजिए। अगर पुलिस जाने दे रही 5 आदमी को तो 5 आदमी जाके SDM को पत्रक दे दे, नहीं जाने दे रही तो आप जहां वहीं रुक जाइए और कोई भी उसका प्रतिनिधि आता है उसको झगड़ा लड़ाई मत करिए। बात खत्म है, को आना पड़ा आपके पास।
सर, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक नया अध्यादेश लाया है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो केंद्र की सरकार है हमारी इस समय भारतीय जनता पार्टी की, ये किसान विरोधी सरकार है। ये गरीब मजलूम किसान सबकी विरोधी सरकार है। ये वही काम करेगा सरकार जो किसान और गरीबों का हित जिसमें न हो, जिसमें उसकी बुराई हो, जिससे उसको खामियाजा हमेशा भुगतना पड़े। अमीरों की सरकार है ये। सर, इस सरकार में पत्रकारों के ऊपर भी हमला हो जा रहा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार की तो अल्लाह मालिक है भाई। पत्रकार, जनता, पुलिस मार दिया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी मार दिया जा रहा है। इस सरकार में कौन सुरक्षित है? ऐसा तो कभी आज तक इस देश की आजादी के बाद आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। सर, अभी हाल ही में फौजियों के ऊपर पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा था नूरपुर में, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फौजी जो है हमारे देश के सबसे मजबूत स्तंभ है और उन्हीं के सहारे पूरा देश रात में सोता है, पूरी देश उसी के नींद पर सोता है और हमारा देश उन्हीं के सहारे चलता है। उनके ऊपर किसी तरह की कोई भी जुल्म ज्यादती करेगा तो देश की मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात होगी। हम फौजी भाइयों के परिवार और फौजियों के समाजवादी पार्टी, हम लोग जो है उनके साथ खड़े हैं। उनके हर दुख सुख में, उनकी हर लड़ाई में हम लोग उनके साथ रहेंगे। लेकिन रह गया सवाल कि इसकी घोर निंदा मैं करता हूँ। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर देश के युवाओं ने बेरोजगारी दिवस मनाया है, जबकि जो राज्य सरकार है वो कह रही है कि हम लगातार भर्तियां दे रहे हैं, लगातार जो वैकेंसीज है वो जारी है और रोजगार की कमी नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय जोगी जी, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हो गए। जोगी जी हमारे उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान की सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं। जो पोस्ट पर वो बैठे हैं, अब वो किसी दल और किसी पार्टी का नेता नहीं हो सकता है। संविधान की शपथ लिया है। उनको 1,30,00,000 जनता का उनको हर तरह की सुख सुविधा देखना चाहिए। वो जो भी काम करे जिसमें किसी की भी अवहेलना न हो। हमारे जोगी जी भी जो काम करे, वो 23 से 24 करोड़ जनता जो उत्तर प्रदेश में है, अब किसी दल के वो नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सब दल के वो नेता हैं। इसलिए अब उनको इस तरह की बात करनी चाहिए जिससे सबकी खुशहाली, सबकी उन्नति, सबकी प्रगति हो। और ये देश जो है नौजवानों का देश है। जब नौजवान भूखा रहेगा, नौजवान को काम नहीं मिलेगा, देश बहुत पीछे चला जाएगा। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि नौजवानों के हाथ में काम दें, उनको अच्छी नौकरी दें, उनके प्रतिभा का हमेशा सदुपयोग करें। हमारा नौजवान पढ़कर दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवानों का डंका बज रहा है और आज हमारा नौजवान रोड पर लाठी खा रहा है। ये बहुत ही दुखदायी बात है। सर, एक क्वेश्चन आपसे और हमारा होगा। कुछ दिन पहले कठवा मोड़ पुल का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी तक पुल का काम चालू नहीं हुआ। देखिए, जितनी सरकारें और जितनी पुल बना था, चाहे बलिया का पुल हो, चाहे जो भी जमानिया का पुल हो, पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में जितनी भी पुलें और रोड बना था, वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने बनवाया था। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ सारी रोडों का बहुत खस्ता हाल है, बहुत खस्ता हाल है। आप रोड पर चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रोड कितना खराब है। सरकार काम कर रही है कागज में, जमीनी हकीकत नहीं है। हमारे घर से मोहम्मदाबाद आने में 1.25 घंटा लग रहा है। सोचिए, लग रहा है कि सारे सड़कों पर सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा। कहने की बात है कि हर साल, मतलब हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री मौर्य जी कहते हैं कि सरकार एकदम हमारी सरकार में सारी रोडें बन गई। एक विडंबना है। सर, वर्तमान सरकार कह रही है कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे। गड्ढा मुक्त नहीं करें, गड्ढा युक्त करेंगे। पूरे प्रदेश में गड्ढा युक्त सरकार हो गया, सड़क हो गया। एक सवाल और है मेरा। सरकार का जो संविदा वाला प्लान था, जो नौकरियां हैं वो संविदा पे हो जाएंगे, लेकिन जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम सरकार में आते ही इसको हटा देंगे। तो इस पे क्या आप कहेंगे? देखिए, ये संविदा की भर्ती जो है, ये इसकी घोर निंदा करता हूँ।
इसमें हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी प्रतिभा जो खत्म हो जाएगी और कोई भी पढ़ा लिखा लड़का पढ़ने से वंचित हो जाएगा। वो सोचेगा जो आउटसोर्सिंग से नौकरी मिलेगा हम पढ़ के क्या करेंगे। इससे जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उसकी प्रतिभा का उसका आकलन नहीं हो पाएगा, कौन ज्यादा पढ़ा है कौन कम पढ़ा है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि नौकरी में उनकी क्राइटेरिया लागू किया जाए, जो जिस तरह से पढ़ कर आया हुआ है उस हैसियत से उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड किया जाए और ये संविदा की नौकरी जो है आउटसोर्स की नौकरी इसको बंद किया जाए। सर आप ऑनलाइन पढ़ाई का समर्थन करते हैं? नो, कतई समर्थन नहीं करता हूँ, इसलिए कि ऑनलाइन पढ़ाई में लैपटॉप बड़ी मोबाइल गरीबों के पास नहीं है। हिंदुस्तान में 70% 80% लोग गांव में रहते हैं। आज भी गांव में हिंदुस्तान में 30% लोग एक टाइम खाना खाते हैं। इस देश में लैपटॉप की पढ़ाई जो है ये अमेरिका नहीं है, ये घोर इसकी निंदा मैं करता हूँ। आज गरीब का बच्चा पढ़ने से वंचित है, उसके पास न लैपटॉप है, न टीवी है, न मोबाइल है। ये बड़े लोगों की साजिश है, हिंदुस्तान को और गरीब बनाने की साजिश है, जिससे हमारा देश गरीब बना रहे हैं। इसकी निंदा करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत सर, जो राज्य सरकार है इस बार उनका बयान आया हुआ है कि हम स्कॉलरशिप नहीं दे पाएंगे बहुत सारे छात्रों को। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी जान लीजिए कि जो प्रदेश और देश की सरकार है सबकी मंशा एक है, वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं कुछ लोगों को, लेकिन खास तौर से पूरे देश और प्रदेश में जो तबका ओबीसी और एससी है उसको मेजॉरिटी बहुत मिनिमम किसी बच्चे का आ रहा है, तो मेजॉरिटी बच्चों का नहीं आ रहा है। खुद मेरी 2 बच्चियां बीटेक करती हैं और दोनों की छात्रवृत्ति लगातार उनके फार्म भरे गए हैं SRMS बरेली से, लेकिन एक की भी छात्रवृत्ति तक नहीं आई, जब तक कि उसी बगल में उससे कम अंक पाने वाले सही बच्चों को छात्रवृत्ति मिली। तो सरकार की मंशा है पूरे देश के अंदर दोहरी शिक्षा नीति, दोहरी प्रणाली पैदा करने की, कि देश के अंदर का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई छोड़ करके नौजवान हमारा बेरोजगारी की तरफ बढ़े, वो शिक्षा की तरफ बढ़े और उन्हीं की फैक्ट्रियों में उनको सस्ता मजदूर मिल जाए। ये सरकार की मंशा है। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो पॉलिसी चेंज हुई है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? एजुकेशन की जो पॉलिसी चेंज हुई है उस एजुकेशन की पॉलिसी में किसी उनकी सरकार की यह मंशा है कि अधिकतर बच्चे पढ़े लिखे न, ये समझ लीजिए, उनको किस तरह से कुछ बच्चों को पास कर दिया जाए, पास करके उनके जो ओरिजिनल मांग है पढ़ाई की, जिस तरह से विद्यालय में टीचर होने चाहिए, उनके लिए विद्यालय होने चाहिए, वो न हो, उनकी तरह से परीक्षा पास करा करके आगे बढ़ा दिया जाए। लगातार एजुकेशन जो फीस है वो लगातार बढ़ रही है। लॉकडाउन के बाद भी स्कूल खुलने और स्कूल जो है वो फीस की मांग कर रहे हैं टीचरों से और जो बच्चे हैं उनसे। उसकी प्लानिंग है, जब शिक्षा का निजीकरण हो गया, शिक्षा स्वास्थ्य दोनों चीजें, ये इस देश का नौजवान पूर्णतः शिक्षित होगा, पूर्णतः स्वस्थ होगा, वो मुल्क विकास करता है। ये हमारे अर्थशास्त्रियों का मानना है। हिंदुस्तान की जो सत्ता है वो चाहती कि हमारे इर्द गिर्द कंकट फरकट आवारा मूर्ख पले रहे, ताकि सातवां सत्ता में बैठकर हम देश की अपूर्ण संपदा को लूटते रहे। इस प्लानिंग के तहत वो शिक्षा नीति को बना करके और नुकसान कर रहे हैं। सर दिन पे दिन भ्रष्टाचार का मामला बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार तब तक बढ़ेगा जब तक इस मुल्क के हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेंगे, उनको अच्छा उनकी पढ़ाई नहीं होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा और समय से उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसे आप रोक नहीं सकते। सर आप ऑनलाइन पढ़ाई का समर्थन करते हैं? ऑनलाइन पढ़ाई का समर्थन हम नहीं करते हैं, इसलिए कि जब तक क्लास में बच्चों को टीचर नहीं पढ़ा पाता है, ऑनलाइन कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे। दूसरी बात, ये ऑनलाइन जो पढ़ाई है इसके साथ कुछ बच्चों की प्लानिंग है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे घर में 4-5 बच्चे हैं, मैं इस समय 3 मोबाइल खरीदा, मजबूरी है खरीदना। हमारे घर में 6 मोबाइल, उनके लिए एंड्रॉइड सेट खरीदा गया और मेरे पास केवल कीबोर्ड है। कितना पैसा, हम कहाँ से पैसा इतना लाएंगे गार्जियन, मजबूरी है पढ़ाई के लिए। ये पूंजीपतियों की प्लानिंग है कि हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ से 22 करोड़ परिवार है और उसमें से यदि 15 करोड़ के हाथों में मोबाइल दे दिया जाएगा, उनकी कितनी बड़ी कमाई हो जाएगी। सर कुछ दिन पहले कठवा मोड़ पुलिया का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ। हाँ, इसलिए नहीं चालू हुआ। जो वो पुलिया का निर्माण था, उस हल्का राय विधायक जी और तमाम लोगों का फोटो भी लगा था, तत्कालीन जो सांसद हमारे क्षेत्र के उनका भी फोटो लगा था। अब तक नहीं। सरकारें केवल सूचनाएं और मीडिया में दिखना चाहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। जिस तरह सुशांत के आप केस देख रहे हैं, जिस तरह सुबह से लेकर शाम तक चीन का युद्ध देख लें, राफेल कितना अच्छा है, कितनी टेक्निक, आम आदमी क्या पता है
तुम जीत जीतो, उस पर कब्जा करो, उस देश की सीमा में प्रवेश करो, हमें पता चल जाए कि आपने कितना चीन की जमीन कब्जा किया है, गलवान घाटी साहब कितना आगे बढ़े हैं। यह केवल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भावनाओं का देश है। इस देश में शंकर जी दूध पीते हैं, पत्थर दूध नहीं पीता है, उस तरह की भावना का देश है। इसलिए केवल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में दिखाया गया है, जनता की थोड़ी सा भावनाओं को टच किया गया है, ओरिजिनलिटी में कहीं कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 500 बड़े पुल बनाए गए थे, इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सर, किसान दिन रात मेहनत करता है, उम्मीद लगाता है कि हमारी फसल तैयार होगी, लेकिन उनके फसल को आवारा पशु खुलेआम धजिया उड़ा रहे हैं। देखिए, किसानों की जो हालात है, सरकार ने कहा कि हम उसका गुना करेंगे उसकी आमदनी। हमारा किसान, हम भी किसान, हम सुबह से लेकर शाम तक सांड और भैंसा रात को हाँकते हैं खेतों से। किसान की ड्यूटी 24 घंटा की है, वो रात को कब जाकर कब उसे खेत में पड़ जाएगा, सांड चढ़ देगा। तो किसानों को जो इन्होंने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, उसका आमदनी गुना करेंगे, किसानों का भी भाषण में बोल रहे थे न कहीं डाई है आप तक स्वाधीनता कार्य समिति पर। मैं खुद अध्यक्ष रहा हूँ स्वाधीनता कार्य समिति सुल्तानपुर का, आज एक कोई डाई नहीं है, फिरोजपुर डाई नहीं है, यूरिया नहीं है। हमारा धान के फसल को यूरिया चाहिए तुरंत। हमारे सभी साथी गाँव के इस के लोग हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। कैसे किसान की आमदनी बढ़ेगी? आवारा पशु, आप विज्ञान पढ़े होंगे, मानव का जो जीवन का जो चक्र है, उसमें सांप मेढक को खाएगा, मेढक कीट पतंगों को खाएगा, आदमी बकरी मुर्गा खाएगा, तो पूरा जीवन चक्र बना हुआ है। और उस पद्धति में है पशु, कैसे नकार देंगे? आप कहीं ऋग्वेद निकाल कर देखिए, उसमें समुद्री गंगा बह निकली, यही गायों की आहुति देते थे, यही जिन लोगों ने रोका है। क्या आप इस वर्तमान सरकार से आप लोग खुश हैं? नहीं, हम लोग खुश नहीं भैया, एकदम नहीं खुश। कोई भी इस वर्तमान से खुश नहीं है। पशुओं के लिए, जिनके पास पशु जो आवारा है, उनके लिए आप ब्लॉक में व्यवस्था करिए, उनको लाकर चारा पानी दीजिए, आप उनको रखिए। गाँव में क्यों छोड़ रहे हैं? किसानों को परेशान करने के लिए। हम लोग खुश नहीं है, इस सरकार निकम्मी है, इसको बदलना है। थैंक यू सर। आपसे हमारा पहला क्वेश्चन होगा, क्या आप ऑनलाइन पढ़ाई का समर्थन करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल मैं ऑनलाइन पढ़ाई का समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि भारत की जो आबादी है उसमें सबसे ज़्यादा गरीब हैं, और ये संभव नहीं है कि हर गरीब के पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, वो उसमें इंटरनेट भरा सके और बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा दे सके ऑनलाइन के माध्यम से। ये केवल इस सरकार के पूंजीपतियों की कमाई का एक माध्यम है, जिससे अधिक से अधिक लोग मोबाइल खरीदें, अधिक से अधिक लोग इंटरनेट का यूज करें, जिसका जो पैसा है वो बड़े बड़े पूंजीपति अपने पास इकट्ठा कर सकें। यह केवल गरीबों के शोषण का एक माध्यम है, इसका कोई भी मतलब नहीं है और इसका कोई फायदा नहीं है। सरकार का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे, पर क्या गड्ढा मुक्त हो चुका है? जब योगी जी सरकार में आए हुए थे, आने के साथ ही उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त कर देंगे, जो कि आज तक वो कर नहीं पाए, बल्कि गड्ढे से युक्त करते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। और अभी हाल ही में फिर से उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी का जो है वो केवल कहने की सरकार है। गड्ढा मुक्त के जगह पे ये लोग इतने गड्ढे करते जा रहे हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग घायल हो जा रहे हैं। इस पे कोई भी इस तरह का नहीं है कि हमें गड्ढे को मुक्त करना है, या केवल कहने में उन लोगों को अच्छा लगता है। भाजपा की सरकार केवल कहने में विश्वास रखती है, जो अपना वही काम कर रही है। सर, कुछ दिन पहले कठवा मोड़ पुलिया का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी तक नहीं बना पुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, वर्तमान सरकार जो चल रही है ये केवल शिलान्यास करना ही जानती है। यहाँ शिलान्यास करेगी, अखबारों में बनी रहेगी, ये केवल मीडिया में बने रहने का उनका अपना एक फंडा है, चाहे जिस तरह से हम बने रहें। वरना कठवा मोड़ की पुलिया को टूटे बहुत जमाना हो गया है, उसके लिए कितने बार आवाज़ें उठाई गई हैं। हाल ही में हमारे वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायिका ने वहाँ जाकर के शिलान्यास किया है। ये था कि शिलान्यास होने के कुछ दिन के बाद ही वहाँ काम चालू हो जाएगा, जो कि आज तक हुआ नहीं है। वो केवल मीडिया में बने रहने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया है, और निर्माण कार्य वैसे ही रुका। सर, आपसे हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आवारा पशु खुलेआम घूम रहे, चूंकि बड़े बड़े गौआश्रय खोले गए हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को रखा गया, उनको तनख्वाह दी जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा देखने को क्यों मिल रहा है? ये देखिए, जब से सरकार बनी है तब से लेकर सिर्फ और सिर्फ किसान और गरीबों का शोषण हो रहा है। केवल ये कहा गया, एक लोगों लग गया है कि सबका साथ सबका विकास। आवारा पशु जो है उनको आप गौशाले में रखिए, उसकी सेवा करिए। डॉक्टर आपने रखे हुए हैं तो उनकी सेवा के लिए आपने रखा हुआ है,
जो भी जानवर है 24 घंटे किसान बदहाल है, उनके जो भी फसल है जानवर उसको चरता है, नुकसान करता है। तो हर तरह से केवल किसानों का शोषण कर रही है ये सरकार। आवारा पशुओं के लिए जगह बनाए गए हैं, जो भी शराब के लिए बढ़ाए गए हैं पैसे, टैक्स उसके बढ़े हुए हैं। तो उनसे इस तरह के कार्य होने चाहिए जिससे किसानों को लाभ मिले, उनकी जो असुविधा है उसको दूर किया जा सके। तो जब से ये सरकार बनी है ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों का शोषण कर रही है। सर एक क्वेश्चन और होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम पीएम किसान फंड से किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया भेजेंगे, लेकिन ऐसी शिकायतें आ रही हैं गांव में जाने के बाद। कुछ लोग बता रहे हैं कि हमने 4 बार फॉर्म अप्लाई किया लेकिन अभी तक उनके खाते में एक भी किस्त नहीं आई। तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, किसान फंड जो है ये इस तरह का ये लोगों ने बना दिया है अपना सिस्टम कि अधिकारी जो भी है फार्म भरवाया जाता है। अगर आप किसानों के हित के बारे में इतनी चिंता करते हैं तो क्या वजह है आप इन चीजों पे क्यों नहीं जांच रखवाते हैं कि जिन अधिकारियों के माध्यम से आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अधिकारी अपने कार्य में कितनी तेजी दिखाते हैं, कितने गरीबों के हक को उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे समझ से ये सभी चीजें जो हैं वो किसान के शोषण की एकमात्र साधक हैं और दूसरी कोई चीज नहीं। एक शिकायतें और हैं, बहुत ऐसे गांव में देखने को मिल रहा है कि जिसका मिट्टी का घर है, जिसका कुछ नहीं है, उसको आवास नहीं मिल रहा है, उसको शौचालय नहीं मिल रहा है, जिसकी बिल्डिंग है उसको आवास मिल रहा है। ऐसी बहुत शिकायतें देखने को मिली। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि वो चीज़ें जो हैं वो वहाँ के अगर प्रधान हैं या फिर वहाँ के अगर नगर का है तो नगर के जो वहाँ के मेंबर हैं, ये लोग सबकी मिली भगत है। जो अपना उनका है या फिर जो लोग इसमें पैसा उनको देते हैं उनको ये चीज़ें उपलब्ध मुहैया कराई जाती हैं। अगर कोई सक्षम नहीं है तो उनको ये सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। जिनके पास पहले से आवास आवंटित है, जिनके पास अपना आवास है, वो कहीं ना कहीं या तो उनके करीबी निकल जाते हैं या उनके पास धन है जो कि दे करके और फिर से अपना पास करा लेते हैं। गरीबों के पास वैसी सुख सुविधा नहीं है जिसकी वजह से उनको इसका लाभ नहीं। तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? इसका जिम्मेदार जो है उनसे उस विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी हैं जो जांच करने आते हैं, वो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। क्योंकि अगर आप जांच करने आते हैं पहले तो ये आपको पता होता है, क्योंकि आप उस जगह पे जाकर के जांच करते हैं, आप देख रहे हैं कि उसके पास मकान है या मकान नहीं है। बावजूद अगर उसके आपने उसको मकान आवंटित कर दिया तो फिर इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी उसमें संलिप्तता है और आपसे जुड़ा हुआ ऊपर का जो भी अधिकारी है उन सभी की ये मिली भगत है। चलिए सर, थैंक यू सर, हमारे चैनल में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मनीष सिंह यादव, प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य। आज हम बात करेंगे देश में तमाम प्रकार की समस्या है, जैसे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान की जो भाजपा सरकार है, जो जब 2014 में आई थी तो इसका एक नारा था भ्रष्टाचार मुक्त भाजपा सरकार। न भ्रष्टाचार और न गुंडा राज। लेकिन वर्तमान में इस सरकार के जो भी कार्य हैं वो पूरी की पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त पड़े हुए हैं। चाहे वो नौकरियों की बात हो, किसान की बात हो, बेरोजगार की बात हो, अस्पतालों में व्यवस्था की बात हो, डॉक्टर की दवाइयाँ, तमाम प्रकार की सुविधाओं की बात हो, पूरी तरीके से ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पड़ी है। सरकार का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे। अब आपको मैं क्या बताऊं कि उत्तर प्रदेश हमारा कितना गड्ढा मुक्त हो गया है। आप गाजीपुर से या तो बनारस चले जाइए या गाजीपुर से मऊ चले जाइए, आपको इस हकीकत का पूरी तरीके से खुलासा हो जाएगा कि यहाँ कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त है और गड्ढा युक्त है। न पता चलेगा, न सड़क का पता चलेगा, पता चला मैं खेत में चल रहा हूँ। कुछ दिन पहले कठवा मोड़ पुलिया का शिलान्यास किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? कठवा मोड़ पुलिया का शिलान्यास मैं जब 2017 में सत्यदेव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पॉलिटेक्निक करने गया था, तब से वो पुलिया का निर्माण हो रहा है और शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है। और अभी तक आज तक उस पुलिया पे न सही से एक पिलर पड़ा न कुछ हुआ। आवारा पशुओं की वजह से बड़े बड़े घटनाएं हो रही हैं। आवारा पशुओं की वजह से जो घटनाएं हो रही हैं उसका तो अब योगी जी के सर पे ही, चाहे एक पाप कहा जाए जो भी हो, वो सारे योगी जी के सर पे ही तो मंडराएगा। एक क्वेश्चन और आपसे हमारा होगा, किसान दिन रात मेहनत करता है, उनको समय से खाद नहीं मिल पा रही है, समय से यूरिया नहीं मिल पा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो वर्तमान सरकार ने
कल एक अध्यादेश लाया था किसान, वो बिल्कुल किसान के विरुद्ध अध्यादेश है। अब किसानों के लिए ना मंडियां लगाई जाएंगी, ना उनका दाम सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब जो लोकल व्यापारी होंगे वो जो भी दाम लगाएंगे और लगाकर और किसान का अनाज खरीदेंगे। क्या आप निजीकरण का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं निजीकरण का खुलकर विरोध करता हूँ। उससे क्या क्या नुकसान होगा? बहुत सारे नुकसान है, जैसे कि आपके गरीब के बच्चे अब सरकारी नौकरी से वंचित हो जाएंगे। हमारे जितनी भी रेलवे है वो प्राइवेट सेक्टर को भेजा जा रहा है। अब वो मनमाना ढंग से अपना किराया वसूल करेंगे। बिजली है, बिजली का बिल प्राइवेट सेक्टर को जाएगा तो वो मनमाने तरीके से वसूल करेंगी। थैंक यू।